चलिए नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी है जिसके अंदर हमने पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस, उनके फीचर्स, इनको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। हम इसके डेफिनेशन, इसकी मीनिंग सब कुछ जान चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे भारतीय दलीय व्यवस्था के कुछ स्ट्रक्चर और इसको किस तरीके से हमने डिवाइड कर रखा है, कितने टाइप्स में भारत के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज, उससे क्लासिफिकेशन क्या है, आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। आज जो हम समझने वाले हैं थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझेंगे। ठीक है दोस्त, बेसिकली ये जो सीरीज चल रही है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर में, पता है ना आप सभी को, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। कौन सी बुक है? पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, सेकंड सेमेस्टर में है, चैप्टर फर्स्ट है पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक चल रहा है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी है, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना दोस्त। ये 3rd पार्ट है इस वाले चैप्टर का, यानी फर्स्ट चैप्टर का ही 3rd पार्ट है ये। इसके बाद अभी दोस्त और पार्ट आएंगे अभी, जिसके अंदर हम कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी सभी एक एक करके समझेंगे, ताकि डीपली समझने में थोड़ा और मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो बेसिकली दोस्त आज जो हम समझने वाले हैं, जो भी ये पॉलिटिकल पार्टीज दोस्त आज हम देखते हैं, उनके लीडर्स को देखते हैं, तो ये लीडर्स आज पॉलिटिकल पार्टीज के बने हैं। तो पहले ये सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करते थे, इनका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, ये किस तरीके से इनकी स्थापना हुई, इनकी आइडियोलॉजी क्या है। बेसिकली इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनका क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जाता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को मानेगी, ये पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को मानेगी। इस चीज़ मतलब दुकान पर बिकने वाली चीज़ नहीं, आइडियोलॉजी क्या है उनकी विचारधारा क्या है कि वो इस प्रिंसिपल पे चलेंगे, ये पॉलिटिकल पार्टी इस प्रिंसिपल पे चलेंगे। तो तमाम तरह के पॉलिटिकल पार्टीज की प्रिंसिपल्स होगी, जिसकी प्रिंसिपल है ही नहीं भाई, कुछ और कुछ तो मानेगी ही ना। यानी कि हर पार्टी का एक मुद्दा होता है और उसी मुद्दे को उस पॉलिटिकल पार्टी का हम एक आइडियोलॉजी बना के चलते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज का। जब हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो दोस्त भारत के अंदर, भारत में 18 यानी कि जो 19th सेंचुरी आपको दिख रहा है, 19th सेंचुरी यानी कि 1800 सन पूरा आपको ये दिख रहा है। 1885 में यानी कि 1885 में 28 दिसंबर का दोस्त समय था जब कांग्रेस की स्थापना की बात चल रही थी। 31 दिसंबर को तो बन ही गया पूरे तरीके से। और इस तरीके से दोस्त 1885 में 1885 में जाके कांग्रेस पार्टी की सभी मेंबर्स यानी कि जो उस समय कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनको बुलाया गया। और एक बंदा दोस्त जो था उस समय, जो अंग्रेज था, उसका नाम था A.O. होम, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का इनको कहा जाता है। यानी कि दोस्त जो आज की जो कांग्रेस है उसको अंग्रेज यानी कि A.O. होम के द्वारा बनाया गया, जिसके अंदर सबसे पहले जो इनके कांग्रेस के अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी, वो पता है आप सभी को। तो इस तरीके से दोस्त कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। मकसद था सभी भारतीयों तक मैसेज पहुंचाने के लिए हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए, और इस मकसद को फुलफिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी बनाया गया। तो 1885 के अंदर, 1885 में दोस्त ये पॉलिटिकल पार्टी तो बना दिया गया, लेकिन इससे पहले इंडिया में दोस्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या नहीं थी? क्वेश्चन यहाँ पे आप खाता है। तो दोस्त हम बात करें 1885 से पहले इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज तो कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन काफ़ी सारे ट्रेड यूनियन हुआ करते थे। अब दोस्त ये जो ट्रेड यूनियन है, इनका काम मतलब कि लिमिटेड था, कुछ कम एरियाज तक लिमिटेड था। कोई नेशन वाइड पॉलिटिकल पार्टी भारत में नहीं थी। ट्रेड यूनियन फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए, इन तरीके से यूनियन हुआ करते थे। 1885 में कांग्रेस को जब दोस्त बनाया गया तो इसका मेन मकसद स्टार्टिंग में था अंग्रेजों से यानी कि जो विदेशी शासन है उससे आज़ादी पाना, है ना। लेकिन जब इसको बनाया गया, अभी मैंने आपको बताया कि दोस्त इसको बनाने वाला ये होम था, एंड अंग्रेजों की पार्टी, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कांग्रेस पार्टी। इस तरीके से, ताकि हम अपने डायरेक्ट मैसेज जनता तक पहुंचानी है तो हम कांग्रेस पार्टी में देंगे, कांग्रेस पार्टी आगे पहुंचा देगी। तो इस तरीके से इसका मकसद हुआ करता था। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी यानी कि कांग्रेस ही अंग्रेजों की गले की कांटे बन के रह जाएगी, ये अंग्रेजों को दोस्त बाद में जाके पता चला। क्योंकि 1905 से लेकर, देखो जैसे कहें जो टाइम था जब बंगाल का डिवीज़न हुआ था, बंगाल का विभाजन हो गया था, तो दोस्त अगर हम कह सकें तो देखो 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई और 1905 तक, 1905 तक इसको थोड़ा नरम दल के रूप में जाना गया। कौन सा दल? नरम दल। जब इसका रवैया बिल्कुल नरम था, ना इसने कोई रेवोल्यूशन की बात करी, ना कोई मूवमेंट की, ना ही कोई आंदोलन, ना किसी चीज़ की हिंसा की बात बिल्कुल भी नहीं करी, नरम दल के रूप में।
है ना, व्योमचंद बनर्जी हो गया, इस सब हो गए, है ना। तो अगर देखा जाए बल्लभ पंत वगैरह ये सब जब आएंगे दोस्तों, लाल बाल पाल अब आएंगे तो 1905 के बाद, तब जाकर दोस्त इसको गर्म दल के रूप में जाना गया। किस रूप में? गर्म दल के रूप में। बस भाई अब तो भाई हमें आज़ादी चाहिए है, बिपिन चंद्र पाल, आज़ादी है, स्वतंत्रता है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वाधीनता, और मैं इससे लेकर रहूँगा, ऐसे ऐसे नारे लगने स्टार्ट हो गए। और इस तरह के दोस्त अगर हम बात करें तो 1885 में जो बनी कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल नेशन वाइड पूरे भारत के अंदर इसका स्प्रेड होने स्टार्ट हो गया। और पहली बार ऐसा हुआ कि लोग इसमें जुड़ने स्टार्ट हो गए, और इस तरीके से भारत के इतिहास में कांग्रेस पार्टी बनी। नरम दल, गरम दल के रूप में इसके हमने काल, जो इसका जो टाइम पीरियड, इसको हमने बेसिक डिवाइड कर दिया। लेकिन दोस्त फिर भी अगर हम बात करें तो 1915 में जब साउथ अफ्रीका से गांधी जी इंडिया वापस आ गए, तो 1920 से कह सकते हो दोस्त 1947 तक इसको गांधी एज यानी कि गांधी पीरियड नाम से जाना था। इसमें पूरा गांधी जी के द्वारा इस पूरे काम को, मतलब कि कह सकते हो कांग्रेस को, मतलब कि अच्छे तरीके से गांधी जी के लीडरशिप में ऑर्गेनाइज किया गया। और इस टाइम पीरियड में कांग्रेस में देखो बेसिकली आज़ादी के दौरान जितने भी लोग थे, बड़े बड़े जितने भी जो मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, वो बेसिकली कांग्रेस पार्टी में ही शामिल थे। अगर हम बात करें दोस्तों 1920 से कुछ नई नई पॉलिटिकल पार्टीज बननी स्टार्ट हुई थी। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें तो 1905 में ही मुस्लिम लीग बन गई थी, 1916 में हिंदू महासभा बन गई थी। अब देखो ये रिलीजन के बेस पे बन रहे हैं। अब दोस्त 1924 में जाके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी बन गई। अब बननी स्टार्ट हुई तो दोस्त जस्टिस पार्टी देख लो भाई, मद्रास के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी बननी स्टार्ट हो गई। अब इस तरीके से एक एक करके सोशलिस्ट पार्टी आगे चल के बननी स्टार्ट हुई। अब एक एक करके पार्टी को दायरा बढ़ना स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर भी इसके बावजूद बेशक पॉलिटिकल पार्टी दोस्तों बनते जा रहे हैं, लेकिन 1947 में दोस्त जब इंडिया को आज़ादी मिली, उस समय एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कांग्रेस ही पार्टी थी जो क्या थी, मतलब कि पूरे नेशन वाइड को कवर करती थी, लीडरशिप करती थी। गांधी जी का ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी को जिस मकसद के लिए बनाया गया था, मकसद क्या था दोस्त? आज़ादी, फ्रीडम, वो हमें मिल चुका है 1947 में। इसलिए कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर देना चाहिए, पहली बात। या जिसको पॉलिटिक यानी कि संसद बनना है, एमएलए बनना है, तो वो कोई अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बना ले और वो चुनाव लड़ ले, क्या दिक्कत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का मकसद चुनाव लड़ना कभी नहीं था, इसका मकसद अंग्रेजों को भगाना था, गांधी जी ने ये कहा। लेकिन गांधी जी के विचारों को साइड रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन भी लड़ा, और 1951-52 इंडिया में तो सबसे पहला आम चुनाव भी हुआ, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। और आपको पता है दोस्त स्टार्टिंग में भी प्रधानमंत्री बनने के टाइम में भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वल्लभ भाई पटेल जी को सेलेक्ट किया, फिर भी नेहरू जी। अब रणनीति एक अलग ही कहानी, आपको सबको पता होगा किस तरह के दोस्त गांधी जी ने पटेल जी को बोलने के बाद नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया, वरना भारत का नक्शा आज कुछ अलग होता। खैर अब वो है नहीं, तो डिस्कस करना और किस क्लास में डिस्कस करेंगे हम। तो 1947 से लेकर 1951 में फर्स्ट आम चुनाव है ना, एंड 1967 तक ध्यान रखना, कांग्रेस को कोई भी नहीं मात यानी कि हरा सकता था, चाहे दोस्त सेंटर में या स्टेट में, सब जगह कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बननी स्टार्ट हो गई, गवर्नमेंट बन पाई। हाँ, एक दोस्त दिक्कत बीच में आई थी 1957 में, जब केरल के अंदर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बन गई थी। कहाँ पे? केरला के अंदर, यानी केरल के अंदर नंबूदिरीपाद यहाँ के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर बन गए केरला में। बाकी सभी जगह पे कांग्रेस पार्टी की सरकार। ऐसा नहीं था कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, पॉलिटिकल पार्टी थे इस समय, जनसंघ हो गया है ना, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कमी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जीतने के कुछ रीज़न थे। अब वो रीज़न क्या है, चलिए पहले दोस्तों आपके इस पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात दोस्त ये है कि इसने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था, तो सभी के मन में ये हो गया
कि भाई ये पार्टी जो कांग्रेस पार्टी, ये तो गांधी की पार्टी है भाई, ये तो नेहरू की पार्टी है, इसलिए भाई इसको हमें जितवाना चाहिए। सभी के मन में ये हो गया। समझ में आया आप सभी को? जितने भी क्लास के लोग, चाहे वो दक्षिण यानी कि राइट्स विंग के हों या लेफ्ट विंग्स के हों या गरीब हो या अमीर हो या किसी भी जाति किसी भी कास्ट, सभी के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले हुए थे और सभी लोग कांग्रेस पार्टी में थे। इसलिए दोस्त एक ही छाते के नीचे सभी लोग थे। तो यानी कि ये सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था, है ना, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था, रिप्रेजेंट करता था। इस वजह से इसको फ़ायदा मिला, पहली बात तो ये। और दोस्त एक चीज़ ये कि विरासत में जो भी हमारे चाहे कि नेहरू जी के द्वारा या गांधी जी के द्वारा या पटेल जी के द्वारा, तमाम जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, उन्होंने जो भी किया उसका जब सीधा सीधा जो क्रेडिट है ना, जो मेनली जो क्रेडिट है उसको पूरा कांग्रेस पार्टी को मिल गया। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी जीती और स्टार्टिंग तक दोस्त ये पूरी जीतते चली गई। अगर हम दोस्त बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पार्टीज, यानी कि इंडियन पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, यही जो पॉइंट है यही इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, यही पॉलिटिकल सिस्टम है। तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जब आप बताओगे, कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो यही दोस्त 4 पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करना होगा। पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब होता है कि भारत के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी होगी। इससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ राजनीतिक दल के बारे में। क्या पॉलिटिकल पार्टी होना जरूरी है? क्या इसके बिना काम नहीं हो सकता? देखो तो चाहे जितने भी, चाहे रजनी कोठारी हो गए या प्रो मुंड्रो हो गए, प्रोफेसर एडमंड वर्क हो गए, चाहे तमाम जितने भी थिंकर्स उठा लो, सबका एक ही कहना है कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो वो कंट्री डेमोक्रेसी नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टी के बगैर डेमोक्रेसी नहीं चल सकता, पहली बात। डिसिप्लिन के साथ वो कंट्री नहीं चल सकता। ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं। अब किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, आप मान लो कि आपको क्लास में आप बैठे हो तो एक मॉनिटर होता है ताकि उसको ऑर्गेनाइज कर सके डिसिप्लिन के साथ, टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। अब जब पूरी कंट्री को भाई चलाना है तो भाई एक तो पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। बिना पॉलिटिकल पार्टी के हम एक देश की सिस्टम को या व्यवस्था को एक कल्पना ही नहीं कर सकते। तो पॉलिटिकल पार्टी होना तो जरूरी है। अब आप एक चीज़ देखो ना, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं हम, तो जिसका वर्ड ही पॉलिटिकल से स्टार्ट हो रहा है और उस देश पे पॉलिटिकल दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी ही ना हो तो उस कंट्री का सत्यानाश हो जाएगा। उस कंट्री में सिस्टम को चेंज करने का तरीका ओनली रेवोल्यूशन होता है, क्रांति होता है, जिस देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टी होगी तो एक पार्टी 100% गवर्नमेंट बनाएगी और बाकी बची पार्टी अपोजिशन में होगी, जो जिसकी सरकार है उनकी कमियों को गिनवाने का काम करेगी, है ना, ताकि हमारे देश डिक्टेटरशिप के अंदर ना आ जाए। समझ में आप सभी को? इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है। बिना अगर हम दोस्त हम सुनते हैं ना संसद, मंत्री, संतरी, सब हम वर्ड सुनते रहते हैं, विधानसभा, लोकसभा, ये सब क्या है? ये सब तो पॉलिटिकल पार्टी के ही होते हैं ना भाई, हैं? तो पॉलिटिकल पार्टी होना जरूरी है ना। संसद, विधानसभा ने पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बनाया, पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए ये सभी संस्थाएं, ये इंस्टीट्यूशन बनी है ताकि इस देश को सिस्टमेटिक वे में रेगुलेट किया जा सके। समझ में आप सभी को? तो ये थोड़ी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब दोस्त हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज मेनली 4 टाइप में डिवाइड की जा सकती है, यानी कि 4 टाइप्स में, यानी 4 टाइप्स में होते हैं, जिसको हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है। कितने टाइप में? 4 टाइप में। चलिए 4 टाइप्स की भी कौन कौन? सबसे पहली जो पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है वो हो सकती है नेशनल या कौन सी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी। कौन सी? नेशनल या दोस्तों सेक्युलर नहीं है भाई, ये सेकुलर है। सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, यानी कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल हो और वो धर्मनिरपेक्ष हो। जो भी पॉलिटिकल पार्टी कम से कम बता रहा हूं मैं, किसी दोस्तों 4 राज्यों में, है ना, कम से कम 4 राज्यों में विधानसभा यानी कि जो लेजिस्लेचर के चुनाव होते हैं विधानसभा के, या आम चुनाव यानी कि लोकसभा के चुनाव के अंदर अगर 6% उसको वोट्स मिल गए, लीगल वोट्स मिल गए, वैध मत मिल गए, वैध मत लीगल वोट्स मिल गए, तो या सुनना, कम से कम दोस्तों
लोकसभा की 4 सीटें मिल गई, लोकसभा की 4 सीटें मिल गई, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। कितनी सीटें मिल गई? 4 सीटें। तो पहली कंडीशन क्या है? कम से कम 4 राज्यों में क्या हो, कम से कम 4 राज्यों में टोटल पड़े वोट्स का जो लीगल वोट्स है उसके 6% वोट्स मिलना, ठीक है, या लोकसभा की 4 सीटें मिल जाना। समझ में आप सभी को आया? तो ये भी एक क्राइटेरिया नेशनल पार्टी बनने का। दूसरा दोस्तों जो क्राइटेरिया है वो है कम से कम लोकसभा की, जैसे कि लोकसभा की 453 सीट है, तो 453 का 2% सीट यानी कि मिल जाना चाहिए। तो 443 का 2% मिलना चाहिए, जो 2% होता है 11 सीटें, और ये 11 सीट कम से कम 3 स्टेट यानी कि 3 राज्य से मिलनी चाहिए। तो दोस्त जिस पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की 11 सीटें मिल गई, तो समझ लो दोस्त उस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। समझे? तो जो भी कंडीशन में फुलफिल कर ले उसका उस पॉलिटिकल पार्टी पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए भाई, तो एक तो आपको समझ में आ गया कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी किसे कहते हैं। अगर हम बात करें रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की, तो एक ही राज्य के अंदर वो लिमिटेड रहते हैं। जैसे कि अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीजनल, जो स्टेट लेवल पे है, यानी कि उनका दबदबा, उनका डोमिनेंस सिर्फ एक ही पार्टी के अंदर होता है, या एक ही मतलब कि एक ही स्टेट में। जैसे हम दोस्तों बात करते हैं डीएमके की, डीएमके तमिलनाडु के अंदर, जैसे टीएमसी देख लो भाई, एक ही स्टेट है पश्चिम बंगाल के अंदर, है ना इनका। तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जिनका एक ही स्टेट के अंदर क्या हो, दबदबा हो, जो कि स्टेट लेवल की बात आती है, यानी कि ये एक ही स्टेट के अंदर कम से कम दोस्तों 6% इनको दोस्त वोट यानी कि लीगल वोट मिल गई हो। नेक्स्ट है कास्ट और कम्युनल बेस्ड पे, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो कास्ट या धर्म के आधार पे या रिलीजन के बेस पे बने हुए हैं, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को कास्ट या कम्युनल यानी कि सांप्रदायिक पार्टी या सांप्रदायिक राजनीतिक दल के नाम से जाना जाता है। फोर्थ है एडहोक। एडहोक का मतलब होता है जो तथार्थ, यानी कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो समय समय पे बनते तो हैं लेकिन दोस्त कब खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं इन पॉलिटिकल पार्टी को पता ही नहीं चलता। ठीक है, ये कुछ समय के लिए बनते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। तो बेसिकली 4 पॉलिटिकल पार्टी है। अब इन पॉलिटिकल पार्टी को अगर मैं आपको इसमें समझाऊं तो आपको लगता है सही से समझ में आ जाएगा। पहले हम ये जानते हैं कि जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है भारत के अंदर वो कितनी है। कांग्रेस पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी। ये दोस्तों आपको पता है कि 1962 में जब वॉर हुआ था चाइना के साथ, तो 1964 में जाके जो सीपीआई उसका डिवाइड हो गया तो सीपीआई-एम बन गई थी। आगे चल के सीपीआई-एमएल बन गई, मार्क्सवादी लेनिनवादी। बट आपको ये ध्यान रखना है कि सीपीआई और सीपीआई-एम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती वाली, एंड एनसीपी, ठीक है, उद्धव ठाकरे, ठीक है, एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये दोस्तों 2000 में भारत के अंदर सन 2000 के अंदर ये नेशनल पार्टी बनी थी। तो इस तरीके से दोस्त ये जो 6 पॉलिटिकल पार्टी है यही इंडिया के अंदर नेशनल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड है। 2014 के इलेक्शन में जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है सबको। ठीक है, चलिए, लेकिन दिक्कत ये हुआ दोस्त कि 2014 में जब इलेक्शन हुए, आम इलेक्शन जो हुए 2014 के अंदर, तो उस इलेक्शन के अंदर जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने का क्राइटेरिया है उसको सिर्फ इन दोनों ने ही फुलफिल किया। तो इस समय दोस्त सिर्फ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सिर्फ इन्हीं दोनों को ही दर्जा प्राप्त है, और ये चारों दोस्त अब खत्म होने के कगार पे हैं। शायद अब दोस्त इनको जो नेशनल पार्टी का दर्जा वो छीन लिया जा सकता है, यानी छीना भी जा सकता है इनसे दोस्तों, क्योंकि सीपीआई को सिर्फ 1 सीटें मिली, सीपीआई-एम को 11 सीटें मिली, बीएसपी को 0 सीट मिली, और दोस्तों एनसीपी को 6 सीटें मिली लोकसभा की 2014 के इलेक्शन के अंदर। और कम से कम 3 राज्यों में 11 सीट चाहिए होता है कम से कम लोकसभा की। अब देख लो भाई, अब जब ये क्राइटेरिया दोस्तों ये पूरा नहीं कर पाएंगे तो भाई कहाँ से चलेगा भाई, हैं सोचो ज़रा। और अगर दूसरा क्राइटेरिया देखें तो कम से कम राज्य की विधानसभा की 6%, लोकसभा की 4 सीटें कम से कम मिले, तो ये भी क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पाएगी। ठीक है, तो इसलिए इन चारों की अब जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो दर्जा है वो छीना जा सकता है, खतरे में है। लेकिन जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, ये गवर्नमेंट में है तो ये अपोजिशन में है, ये चल रहा है।
अब दोस्तों आपको मैं इस चार्ट के थ्रू समझाता हूँ, समझना एक बार। इंडियन पार्टी सिस्टम, सबसे पहले हमने बात किया था नेशनल और जो कम्युनल, यानी कि जो कम्युनल के बेस्ड पे, धर्म के बेस्ड पे है। दूसरा है दोस्तों रीजनल, तीसरा दोस्तों स्थानीय यानी कि स्टेट लेवल पे, है ना। एंड तदर्थ यानी कि एडहोक, जिसको हमने बोला था, ये एडहोक जो कि बनती है और बिगड़ती है, बनती है, खत्म होती रहती है। नेशनल दोस्तों अगर बात करें तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि सेकुलर है ना, यानी कि जिनका कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी नहीं है, तो उनमें दोस्तों कांग्रेस पार्टी आती है, एंड संगठन कांग्रेस आता है, जनता दल और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी जो है उसको कहा जाता है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं बोल के बता रहा हूँ आप सभी को, प्लीज़ समझ लेना, ठीक है, क्योंकि इस पर शायद आपको क्लियर नहीं भी दिख रहा हो तो। एंड राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी, इसको अवैचारिक यानी कि इनकी एक आइडियोलॉजी जो है वो पर्टिकुलर बताई नहीं गई है। हाँ, इनका कुछ अपना प्रिंसिपल है लेकिन पर्टिकुलर नहीं है कुछ, इसलिए इनको अवैचारिक यानी कि इनकी आइडियोलॉजी फिक्स नहीं है, ठीक है। एंड अगर बात करें वैचारिक दल, जिनकी आइडियोलॉजी है, ये अपने आइडियोलॉजी के दम पर या आइडियोलॉजी के बेस पे जाने जाते हैं। तो दोस्त ऐसे में जो नाम आता है वो नाम किसका आता है दोस्त? वो नाम आता है दक्षिणपंथी और वामपंथी। दो दल जो आइडियोलॉजी के बेस पे बनी हुई है, पहली है दक्षिणपंथी, दूसरी है वामपंथी। ये दोस्तों राइट विंग है, इसको बोलते हैं वाम दल। अब वाम दल कौन सी दल है? अगर आपने तो सुना होता वामपंथी दल केरला के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ इनका दबा इन सब स्टेट में है। केरला में तो इनकी गवर्नमेंट है, हरा ही नहीं पाती भाई को यहाँ पे केरला में इनको, तो ठीक है। तो दक्षिणपंथी में राइट विंग की पार्टी है, जैसे कि स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ दोस्तों जिसको आज हम बीजेपी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब दक्षिणपंथी यानी लेफ्टिस्ट नहीं, इनको राइटिस्ट बोला जाता है। और लेफ्टिस्ट में सारे हमारे जो वाम दल आ जाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, ठीक है। एंड भारतीय लोक दल, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वाली हो गई, जिसको आज हम जनसंघ पहले कहा जाता था। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जनसंघ को बनाया गया था, ठीक है। एंड बीजेपी को 6 अप्रैल 1980 में बनाया गया। 6 अप्रैल का दिन था। अटल बिहारी वाजपेयी और पता है आपको एल.के. आडवाणी, R.कृष्ण आडवाणी के द्वारा। एंड लोक दल, तो इस तरीके से इनको दक्षिणी पंथ यानी कि दोस्तों दक्षिणपंथी या राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो कैपिटलिज्म या जो कह सकते हो दोस्त, जो लिबरलिज्म के जो आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं, बिजनेस पार्टी कह सकते हो, है ना, बिजनेसमैन की पार्टी। अब जैसे कि बीजेपी पे आरोप लगाए जाते हैं कि ये अंबानी अंडानी की पॉलिटिकल पार्टी है। खैर ये डिबेट का मुद्दा है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं वामपंथी दल की। तो वामपंथी दल के अंदर ऐसे पॉलिटिकल पार्टी आते हैं जिनकी आइडियोलॉजी लेफ्टिस्ट है, जैसे कि कम्युनिस्ट, जैसे कि याद करो 1991 से पहले यूएसएसआर की आइडियोलॉजी हुआ करती थी ना, समाजवादी, कम्युनिज्म वाली, साम्यवादी, वामपंथी उनको कहा करते थे। तो वैसे ही सेम कंडीशन की हम बात करते हैं। चलिए पहले हम समझते हैं जो वामपंथी है इंडिया के अंदर, यानी कि या कहीं पे भी हो, बेसिकली ऐसा इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी वामपंथी दो तरीके की है। पहले जो है उसको बोलते हैं उदार समाजवादी दल। ये उदारपन में, ये किसी भी रेवोल्यूशन में, हिंसा में बिलीव नहीं करती, वॉयलेंस में बिलीव नहीं करती, इसको बोलते हैं उदार समाजवादी दल, ठीक है। जैसे कि समाजवादी पार्टी वगैरह सब आ जाते हैं इसमें, अखिलेश यादव वाले। एंड उग्र साम्यवादी दल में जैसे CPIM, ये उग्र साम्यवादी दल है। उग्र मतलब ये एक्सट्रीम कम्युनिज्म है इनके अंदर, ये हिंसा को उतारू जाती है, नक्सलवादी का रूप भी धारण कर लेते हैं, ठीक है। एंड इस तरीके से दोस्त वामपंथी दल को 2 रूप में यानी 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। एक उदार समाजवादी दल, उदार थोड़ा लिबरल, और ये एक्सट्रीम में, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ पे समझ आ चुका होगा। एंड चलिए दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं, ये मूड कैसे गया भाई? चलिए भाई ठीक हो गया ना? हाँ चलो, कोई टेढ़ा है तो टेढ़ा मैं बता देता हूँ भाई। हाँ नेक्स्ट है दोस्तों स्थानीय वाली, यानी कि जो किस पे लेवल, यानी दोस्तों जो स्टेट लेवल पे हमारा ये हो गया। अब दोस्तों हम पहले बात करते हैं स्टेट लेवल वाले पे, ठीक है। ये रहा स्टेट लेवल वाला, तो नेशनल लेवल समझ आ गया ना आप सभी को। अब बात करते हैं स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे। अब ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जिनका दबदबा सिर्फ एक ही स्टेट या एक से सिंपल किसी भी दूसरे स्टेट में कम होगा, लेकिन एक ही स्टेट में बहुत ज़्यादा दबदबा होता है, इनको हराना मुश्किल होता है। अन्ना द्रमुक पार्टी, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, है ना, पता ना आप सभी को, DMK, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, DMK, ठीक है, DMK। नागालैंड यूनाइटेड फ्रंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है। तेलुगु देशम तेलंगाना के अंदर, शिवसेना महाराष्ट्र के अंदर, बीजू जनता दल
उड़ीसा वगैरह के अंदर, समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर, अकाली दल पंजाब के अंदर। तो इन पॉलिटिकल पार्टी का अपने स्टेट में बहुत ज़्यादा पकड़ होता है, ठीक है। अब बात दोस्तों हम करते हैं ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जिनका इस्टेब्लिशमेंट किसके, कम्युनिज्म या दोस्तों कह सकते हो कि कम्युनल बेस्ड पे हुआ है, रिलीजन के बेस्ड पे होता है, इस पर रिलीजन के बेस्ड पे होता है। जैसे कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए, अकाली दल पंजाबियों के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने उस समय के लिए, एंड दोस्तों शिवसेना मराठियों के लिए। ऐसा सिंपल ऐसा कहा जाता है इनके बारे में, ऐसा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों तदर्थ दल। तदर्थ दल का मतलब कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो समय समय पे बनते हैं और पता भी नहीं चलता ये कब खत्म हो जाते हैं। जैसे केरल कांग्रेस, आपने इनका नाम भी नहीं सुना, कईयों का नाम भी नहीं सुना होगा, कई तो खत्म भी हो चुके हैं। बांग्ला कांग्रेस, जनता पार्टी, प्रगति पार्टी, ठीक है, विशाल हरियाणा पार्टी एंड लोकतांत्रिक दल और कांग्रेस तिवारी, देख लो भाई। तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टी, ये पता है, ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी होते हैं जो मेन पॉलिटिकल पार्टी से नाराज होकर अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं। तो भाई समय समय बनती, समय समय पे खत्म भी हो जाती है, सीट ही नहीं मिलती, क्या कर लेंगे भाई। तो इसको बोलते तदर्थ एडहॉक वाली, ठीक है। तो ये 4 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। तो इंडियन पार्टी सिस्टम जब भी आता है तो ये आपको डायग्राम बनाना होता है, ध्यान रखना, ठीक है। एक बार ये डायग्राम मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ और आप इसके थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, या तो सभी मैंने आपको बोल कर बताया है ऐसे। तो अगर चलिए, क्योंकि बहुत छोटा है ये, आई थिंक आपको दिखे बिना क्लियर ये, यस अब चलो ठीक है। तो वैसे ऐसे तो मैंने बोल के ही बताया सब कुछ आपको, ठीक है। ऐसे जो आप इसके PDF डाउनलोड कर लेना, ये जो आपको दिखा रहा हूँ ना मैं, इसको डाउनलोड कर लेना आप, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया मैंने, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमने इंडियन पॉलिटिकल पार्टी का जो सिस्टम है बेसिकली वो हमें आज इस वीडियो में समझ आया। इससे पहले 2 पार्ट हो गया है हमारा, फिर भी आज ये समझना है। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारी इस वीडियो का आने वाला है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब हम बात करेंगे द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। समझ में आ गया हमें, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, इनके फंक्शन, सब कुछ समझ में आ गया हमें, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, सब कुछ हमने समझ लिया। अब बेसिकली हम बात करेंगे जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कि कांग्रेस हो गई, ये जब से बनी है आज तक इसकी कंडीशन क्या है, और आज इसका जो ये हाल है, आज आपको पता है कि दोस्त कांग्रेस का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, इसके मेन रीजंस क्या है ये भी जानेंगे हम। एंड दोस्तों बीजेपी पार्टी जब बनी है, यानी कि बीजेपी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, इतिहास क्या रहा है, ये अब तक किस तरीके से चल रही है, इसका मेन आइडियोलॉजी क्या है, ये करना क्या चाहती है, ये कब तक रहेगी, इन सब पे बात करेंगे। मेन दोस्तों इन पॉलिटिकल पार्टी को पहले हम कवर करेंगे, बाकी जो बच्चे एक एक करके समझेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर कांग्रेस आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। एंड इसके बाद बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी हम चर्चा करेंगे, तब जाके ये सीरीज़ हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा एंड तक पहुंचेगा। कैसे लगी आपको ये आज की वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाना, इस वीडियो को सब जगह शेयर करना, ताकि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में एक एक इंसान, चाहे रेडी पटरी रिक्शा वाला, यानी कि सब्जी वाले, घर वाले, बाहर वाले, सबको ही समझ सके। बाकी आप तो भाई पढ़ने वाले तो आप तो समझ ही रहे हो, उनको भी समझाओ, इनको समझना जरूरी है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो सिर्फ शरीर नापा है, हिंदुस्तान नापना बाकी है। सुना है सभी को, अभी सिर्फ शरीर नापा है, हिंदुस्तान नापना बाकी है। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब हिंदुस्तान के हैं हम, थोड़ा हिंदुस्तानी तो बन के रहना पड़ेगा ना भाई। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना प्यार देना। अब रेड बटन पे तोड़ो या घसीटो या फोड़ो, कुछ भी करो, उसको दबा डालो, बेल आइकन ऑन कर देना, लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाना। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बेल आइकन ऑन करना, ताकि इसका जब भी नेक्स्ट पार्ट आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, जय भारत।